नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हार्टनेल गवर्नर पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को समझने के लिए जो भी मैं यहाँ पर समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन आज मैंने लिया है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, आ हार्टनेल गवर्नर हैविंग अ सेंट्रल स्लीव स्प्रिंग एंड टू राइट एंगल वेल क्रैंक लीवर्स मूव्स बिटवीन 290 आरपीएम एंड 310 आरपीएम फॉर अ स्लीप लिफ्ट ऑफ 15 mm. The sleep arms and the wall arms are 80 and 120 mm respectively. The levers are pivoted at 120 mm from the governor axis and mass of each wall is 2.5 किलोग्राम. The wall arm are parallel to the axis. जो यहाँ पर एक कंडीशन दी इसको हमें याद रखना है. The wall arm are parallel to the governor axis at the lowest equilibrium speed. आगे लिखा है डिटरमाइन लोड ऑन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्पीड. जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्पीड है इस पर हमें लोड को कैलकुलेट करना है और आगे हमें कैलकुलेट करना है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें गिवन डाटा लिखना है और गिवन डाटा भी समझने के लिए कम से कम हमें हार्टनेल गवर्नर है इसका डायग्राम हमें पता होना चाहिए. इसके जो भी टर्म होते हैं वो भी पता होना चाहिए. तो यदि नहीं है तो एक बार हार्टनेल गवर्नर को समझ लें पहले, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले के जो टर्म है वह पता होना चाहिए. तो यहां पर सबसे पहले गिवन डाटा लिख रहा हूं, उसको आप नोट करें. जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहां पर स्पीड जो आरपीएम में स्पीड दी गई है n1 और n2. तो यहां पर हम लिख देंगे n1 इक्वल टू 90 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, n2 इक्वल दिया है 310 आरपीएम. क्या क्या है, स्लीव लिफ्ट. जो स्लीव लिफ्ट होती है इसको आपको याद रखना है. जो स्लीव लिफ्ट होती है इसको हम डिनोट करते हैं एस से. किससे? एच से. जो भी वर्डिंग यहां पर यूज हो रही है उसको आपको याद रखना है क्योंकि आगे वह काम आने वाली है. तो जो स्लीव एच यहां पर दी गई है किसमें? एमएम में. हमें सभी डाटा मीटर में यूज करना है तो मीटर में जो भी डाटा एमएम में दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं और 15 में 1000 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 0.015 हो जाएगा. तो इसको हम मीटर लिख देंगे. इसके अलावा जो डाटा दिया है यहाँ पर लिखा स्लीव आर्म एंड द वॉल आर्म. जी इस वर्डों को याद रख लें. क्या? स्लीव आर्म एंड द वॉल आर्म आर 80 एंड 120 mm दिया है. तो जो स्लीव आर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? y से डिनोट करते हैं. ये दिया हमारा 80 mm. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 80 mm. इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.08 मीटर हो जाएगा. ये हो गया हमारा स्लीव आर्म. फिर हमारा वॉल आर्म है तो वॉल आर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं. तो ये दिया हमारा x इक्वल दिया है 120 mm. ये वर्ड आपको याद रखना है जिससे आगे न्यूमेरिकल जो भी आए उनमें हमें पता रहा है कि x क्या होता है, y क्या होता है और h क्या होता है, n1 और n2 क्या होते हैं. तो इसमें हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.12 मीटर. तो हमने ए भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके रख ली. अब आगे जो दिया है उसमें मास दिया है और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिख रही है, द लीवर्स आर पिवोटेड एट 120 mm फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस. फ्रॉम द गवर्नर एक्सिस से जो हम पिवोटेड करते हैं वह क्या होती है? रेडियस होती है. तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं. और यहाँ पर आर और R1 इक्वल है. क्यों है आर और R1 इक्वल? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंडीशन बताई थी लिखा है द वॉल आर्म्स आर पैरेलल टू द गवर्नर एक्सिस. कैसे हैं? वॉल आर्म एक दूसरे कैसे पैरेलल है. पैरेलल है मतलब उनकी रेडियस अलग नहीं है, एक जैसी रहेगी. तो हमने क्या लिख दिया? आर और R1 इक्वल हो जाएंगे. तो हमने कितना दिया है? 120 दिया हुआ है तो यहाँ पर 120 mm लिख देंगे. ये जो mm दिया डाटा इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा. इसके अलावा यहाँ पर मास दिया तो m इक्वल जो दिया हुआ है वह m मीन से यहाँ पर मास है तो 2.5 किलोग्राम लिखेंगे.
ये जो भी डाटा यहाँ पर दिया उसको मैंने नोट कर लिया। अब जो डाटा हमें निकालना है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा लोड ऑन द स्प्रिंग एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्पीड। तो जो S1 होता है ये लोड होता है लोएस्ट स्पीड पर, और जो हमारे इसको कैलकुलेट करना है हमें। और ऐसे S2 क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट जो ये लोड होता है S2 ये किस पे होता है, हाईएस्ट स्पीड पर। तो इनको हमें याद रखना है। S1 क्या हो गया, लोएस्ट स्पीड पर लोड हो गया, और जो हाईएस्ट स्पीड पर इक्विलिब्रियम स्पीड पर जो लोड हो गया वह S2 हो गया। तो इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा जो कैलकुलेट करना हुआ है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की स्टिफनेस को हम स्मॉल एस से डॉट करते हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा के रख लेना। इतना डाटा हमें पता होना चाहिए जो भी क्वेश्चन में दिया है कि क्या निकालना और क्या दिया गया है। अब हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो जो स्मॉल एस है स्टिफनेस, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं इधर से लिख देता हूँ कि इससे हमें पता रहे हमें क्या कैलकुलेट करना। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है हमारा S2 माइनस S1 वटे हो जाएगा हमारा H। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें यदि स्टिफनेस निकालना है तो S2 और S1 निकालना पड़ेगा, और S2 S1 निकालने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बोला गया। तो अब हमें S1 S2 कैसे निकालते हैं वह यहाँ पर आप सीख लेंगे। तो आगे भी आने वाले न्यूमेरिकल कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता तो उसमें आप निकालना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे, उन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, और जो टर्म उसमें यूज होंगे वो भी आपको याद करना पड़ेंगे। तो हम वह फॉर्मूले भी देख लेते हैं S1 और S2 कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसमें जो टर्म है वह कैसे निकालेंगे वह कंसेप्ट बेसिस होंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देख लें बिल्कुल। तो जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम S1 निकालने के लिए, यह होता है हमारा M इंटू जी। M इंटू जी हो जाएगा प्लस हमारा S1 हो जाएगा, प्लस क्या हो S1 हो जाएगा, इक्वल होता है 2FC1 इंटू एक्स बटे वाई। ये हो गया हमारा S1 निकालने का फॉर्मूला। और जो S2 निकालेंगे उससे वह हमारा फॉर्मूला होता है M इंटू जी प्लस S2 इक्वल 2FC2 इंटू एक्स बटे वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 यदि हमें निकालना है तो M और G चाहिए हमें, और FC1 चाहिए, X चाहिए, Y चाहिए। इसी तरह इसमें भी हमें सेम डाटा चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं FC1 यहाँ पर जो निकालेंगे वो FC2 निकालेंगे। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या डाटा चाहिए, अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी, क्योंकि यदि हमें S1 S2 निकालना है तो इसमें जो डाटा जितने दिख रहे हैं वह सब हमें चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं X और Y दिया गया है, यहाँ पर भी X Y दिया गया। तो ये जो जिन डाटा की जरूरत है उन डाटा को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे FC1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू हमारा R1 रेडियस। इस फॉर्मूले में देखें सारा डाटा दिया है, M भी दिया है, इनटू यदि हम ओमेगा 1 की बात करें तो ये होता हमारा फॉर्मूला 2πn1 अपॉन क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन इसका ये पूरा क्या है, स्क्वायर है जैसा यहाँ पर चढ़ा हुआ है, इनटू हमारा हो जाएगा R1। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सारा डाटा हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ जो बॉल है उसका मास दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ पर 2.5 दिया गया, तो उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे। इनटू 2 की जगह 2 रख देंगे और पाई की जगह पाई रख देंगे। N1 की जो वैल्यू दी गई है 290 उसको रख लेंगे, वटे हो जाएगा हमारा 60। इसको ऐसा ब्रैकेट करके पूरा का स्क्वायर चढ़ा दें। इनटू R1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है, जैसे कि R और R1 इक्वल कितना दिया गया है 0.120, कितना हो जाएगा 0.120। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम 2.5 की जगह 2.5 रख देंगे। ये जो अंदर की वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे यदि हम, तो इसकी वैल्यू आ रही 330.4, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे इंटू 0.120। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया और 60 का डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं FC1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे यदि एक ही बार में तो ये आएगा 277, ये आ रहा है 277 न्यूटन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है FC1। अब जो FC2 है यहाँ पर इसको निकालना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो FC2 यदि निकालना है तो यहाँ पर जो फॉर्मूले में परिवर्तन होगा तो R1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर R2 आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो
R2 की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट वो जो फॉर्मूला होता है R2 की वैल्यू निकालने के लिए वह हम यूज करेंगे H इक्वल R2 माइनस R1 और इसको बंद करके मल्टीप्लाई करके y बटे x। ये फॉर्मूला होता है हमारा R2 निकालने का। R2 निकालने का फॉर्मूले का मतलब यहाँ पर जो R1 की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, h की वैल्यू दी गई है, तो हम R2 इससे निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि h की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कितनी दी गई, 0.015 इक्वल ब्रैकेट चालू करेंगे, R2 की जगह R2 लिख देंगे माइनस R1 की जो वैल्यू दी गई वह दी गई है 0.120 दी गई है, इसको बंद करेंगे, इंटू लगाएंगे, y बटे x है तो y की वैल्यू दी गई है 0.08 दी गई है और जबकि x की वैल्यू दी गई है हमारी 0.12। ये वैल्यू रखने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सबसे पहले इधर R2 माइनस 0.120 एक साइड ले लें। इधर की वैल्यू यदि इधर लाते हैं हम तो क्या हो जाएगा 0.015 हो जाएगा और ये अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट 0.120 ये हो जाएगा और जी वैल्यू नीचे आ जाएगी 0.08 आ जाएगी। अब यदि इसको और भी बढ़ाना चाहते तो हम यहाँ पर R2 लिखेंगे और ये वैल्यू इधर की जैसे कि तैसे लिखें, चाहे तो आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, इंटू 0.12 अपॉन 0.08। ये नेगेटिव वैल्यू ये इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस लग जाएगा यहाँ पर 0.120। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार इसका जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 0.1425 मीटर। तो ये हमने R2 की वैल्यू निकाल ली है। अब जब हमने R2 निकाल ली तो हम FC2 बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पर कैलकुलेट करके रख रहा हूँ FC2। अब जो फॉर्मूला ऊपर था इसकी जगह m हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा m ओमेगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हमारा R2 हो जाएगा। ये फॉर्मूले में हमने इसको ओमेगा 2 कर दिया, इसको R2 कर दिया। ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो N2 दिया गया है, R2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, m की जगह m रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्या 2 पाई N2 कर देंगे बटे 60 हो जाएगा और इंटू हमारा R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, नहीं तो अभी R2 की जगह R2 रख देते हैं, सारी वैल्यू एक साथ रखते हैं। m की वैल्यू कितनी दी गई 2.5 दी गई, जो कि ऊपर देखकर आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 पाई N2 की वैल्यू कितनी दी गई 310 दी गई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा 310 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको बंद करके ऐसे स्क्वायर चढ़ा दें, इंटू R2 की वैल्यू 0.1425 हो जाएगी। जैसे अभी कैलकुलेट किया था वैसे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि सबसे पहले 2.5 की जगह 2.5 रख दें, इंटू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आ रही 32.5 आ रही है, इसका स्क्वायर कर दें, इंटू 0.1425 आ जाएगा। अब इसको हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो FC2 की जो वैल्यू आएगी वह एक साथ जो मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 376 न्यूटन। तो हमने क्या निकाल लिया, FC1 निकाल लिया और FC2 निकाल लिया। कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले बेसिस कोशिश करें आप इसको याद करने की, क्योंकि अगर कंसेप्ट पे जाएंगे तो आप हो सकता समझने में टाइम लगेगा। या आपको आता कंसेप्ट बेसिस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूले बेस बता रहा हूँ। इस फॉर्मूले के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो S1 है और जो S2 यदि निकालना है तो ये वैल्यू हमें दोनों कैलकुलेट कर ली है और इनकी वैल्यू दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मास है इस स्लिप के ऊपर मास है, स्लिप के ऊपर मास कुछ भी नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो m इक्वल दिया गया 0 दिया गया, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं, तो इसकी जगह 0 यूज करेंगे। तो चलते हैं 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। तो हम आते हैं नाउ, अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे नाउ, जो फॉर्मूला था हमारा क्या था m इंटू जी प्लस हमारा S1 इक्वल 2FC1 इंटू एक्स बटे वाई। बस हमें इसमें वैल्यू रख देना, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया इसकी वैल्यू 0 है तो 0 कर देता हूँ, इंटू जी हो जाएगा और प्लस हमारा S1 की जगह S1 हो जाएगा इक्वल 2 की जगह 2 रहेगा। FC1 की जो मैंने वैल्यू निकाली है 277 उसको रख देंगे, इंटू एक्स और वाई की जो वैल्यू ऑलरेडी दी गई क्वेश्चन में कितनी दी गई 0.120 अपॉन दी गई है 0.08। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, ये 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर S1 हो जाएगा अकेला। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से एक ही बार में ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो मेरी S1 की वैल्यू आ रही है 831 न्यूटन है।
इसको कोशिश करें आप एक बार कैलकुलेट जरूर करें, हो सकता है वैल्यू में अगर आपको कुछ अंतर लगे तो आप उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार बुक से देखकर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसलिए आप कोशिश करें एक बार इसको सॉल्व जरूर करें। अब हम देखें एंड, लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे, एम इंटू जी प्लस हमारा क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, इक्वल हमारा हो जाएगा 2 इंटू FC2 इंटू एक्स बटे बाय। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा प्लस हमारा S2 हो जाएगा, इक्वल 2 की जगह 2 हो जाएगा। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको हमने कैलकुलेट किया, तो जो सेकंड वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आया था 376 इंटू एक्स 0.12 हो जाएगा तो 0.08 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 0 वैल्यू हो जाएगी ये वाली, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारी अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी 1128 न्यूटन हो जाएगा। तो हमने S1 S2 दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, स्टिफनेस निकालेंगे। तो स्टिफनेस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। तो हमें ऐसी हेडिंग डाल लेना है कि स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, ऐसा लिख लेना है कहीं भी जहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या स्मॉल एल से डिनोटेट करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, S2 माइनस S1 अपॉन H। बस सारी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है, तो 1128 माइनस 831 अपॉन क्या हो जाएगा, H की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, तो उसको देखकर मैं लिख देता हूँ 15 दी गई 0. इसको आप mm में भी यूज कर सकते हैं और मीटर में भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं यहाँ पर mm में यूज कर लेता हूँ जैसा कि बुकों में दिया गया है। तो इसको mm में यदि यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19.8। याद रखें यदि हमने इसको mm में यूज किया, किसमें, mm में, क्योंकि 15 दिया गया mm में, तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि ऊपर की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो न्यूटन रहेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर, सॉरी mm हो जाएगा। और यदि इसको हम मीटर में यूज करेंगे तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो याद रखें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि ये जो मीटर में कन्वर्ट करके रखा है यदि उसका यूज करेंगे तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, और यदि mm में यूज करेंगे जो नीचे h की वैल्यू, तो ये न्यूटन पर mm हो जाएगा। तो इस तरह का ये न्यूमेरिकल था, सिंपल था, लेकिन फॉर्मूले याद करवाने के पर्पज से बिल्कुल शुरुआत कर रहा हूँ मैं, तो आपको पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।